नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारणीकरण के संबंध में। आज हम जानेंगे साधारणीकरण क्या है और साधारणीकरण की अवधारणा को अच्छी तरह समझने के लिए हमने किस पुस्तक का आधार लिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है हिंदी आलोचना के बीज शब्द। ठीक है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। इस पुस्तक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारणीकरण के संबंध में। जब हम रस सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक, तो एक मुख्य शब्द आता है वहाँ साधारणीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जब जो रसानुभूति होती है, जब हम काव्य का रसास्वादन करते हैं, काव्य को भली प्रकार समझते हैं, उसको अनुभूत करते हैं, तो उसके लिए वहाँ एक साधारणीकरण की प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। और इस साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्टनायक ने दी थी। तो हम आज इसी को डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। साधारणीकरण क्या है? तो साधारणीकरण बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह की पुस्तक से हम देख रहे हैं आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द से। ठीक है, बच्चन सिंह लिखते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ है असाधारण का साधारण या विशेष का निर्विशेष हो जाना। साधारणीकरण का क्या अर्थ है? जो कुछ भी असाधारण है वह साधारण हो जाए, या जो विशेष है वह निर्विशेष हो जाए। काव्य पाठ द्वारा उपलब्ध रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति से इसका गहरा संबंध है। यानी काव्य पाठ के द्वारा हमें जो रसानुभूति होती है, जो रस की अनुभूति होती है, जो सौंदर्य की अनुभूति होती है, उसका संबंध साधारणीकरण से है। ठीक है, काव्य में असाधारण या विशेष का ही चित्रण होता है। काव्य में हम कोई भी रचना पढ़ते हैं तो उसमें जो भाव अभिव्यक्त किए गए रहते हैं वो किसी असाधारण या विशेष का ही चित्रण होता है। उसमें उनकी सुख दुखात्मक संवेदनाएं पाठक को क्यों और किस प्रकार रसानुभव कराती हैं। यानी किसी काव्य में किसी असाधारण या विशेष व्यक्ति के सुख दुख की संवेदनाओं का चित्रण होता है और उससे पाठक किस प्रकार रस का अनुभव कर लेता है। इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि साधारणीकृत होकर, यानी कि पाठक जो है उस असाधारण या विशेष के जो सुख दुख की अनुभूति काव्य में होती है उससे साधारणीकृत हो जाता है। काव्य में वर्णित राम सीता आदि व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर के सामान्य प्रेमी प्रेमिका के गुण धर्मों से युक्त होकर सामान्यीकृत हो जाते हैं। अपने इस सामान्यीकरण के कारण ही पाठक या श्रोता को रसोद्रेक कर पाते हैं। यानी अपने इस सामान्यीकरण के कारण ही वे पाठक या श्रोता को रसोद्रेक कर पाते हैं। यानी कि जब राम और सीता विशेष न रहकर एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के गुण धर्म का उनमें आरोप दिखता है, वे एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के गुण धर्म उनमें नज़र आते हैं, तब सामान्य व्यक्ति उनसे क्या कर पाता है, एक तरह से अपना अटैच हो पाता है, एक तरह से उससे कनेक्ट कर पाता है। तो वहाँ पर सामान्यीकरण हो जाता है, सामान्यीकृत हो जाता है। अपने इस सामान्यीकरण के कारण ही वे पाठक या श्रोता को रसोद्रेक कर पाते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी का साधारणीकरण माना है। यानी हम देखते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने, किसी ने अस्थायी भाव का, किसी ने विभाव का, किसी ने अनुभाव या संचारी भाव का साधारणीकरण माना है। समग्र रूप से देखें तो जब रसानुभूति की प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव, इन सब का साधारणीकरण होता है। कभी अपनी रचना प्रक्रिया में ही वे साधारणीकृत हो जाते हैं। पाठक अपने आदिम संस्कारों के कारण काव्यजन्य आनंद का अनुभव करता है। साधारणीकरण की समस्या को सबसे पहले किसने उठाया? साधारणीकरण की समस्या पर बात करने वाले या साधारणीकरण की अवधारणा देने वाले सबसे पहले कौन है? भट्टनायक। ठीक, जैसे हमें पता है कि भरत मुनि के रस सिद्धांत में जो उन्होंने रस सूत्र दिया, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रि, रस निष्पत्ति, इसकी व्याख्या करने वाले 4 आचार्य हुए, भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो उसमें जो अभिनव गुप्त हैं, जो भट्टनायक हैं, जिनका हम भुक्तिवाद पढ़ते हैं, वही आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण का भी सिद्धांत पहल दिया। तो साधारणीकरण की समस्या को सबसे पहले भट्टनायक ने उठाया था।
लगता है भट्टनायक इसे रचना प्रक्रिया और पाठक की भावयत्री प्रक्रिया दोनों संदर्भों में उठाते हैं, पर परवर्ती आचार्यों ने इसे पाठक के संदर्भ में ही सोचा समझा और परखा। यानी कि भट्टनायक ने साधारणीकरण को रचना की प्रक्रिया और पाठक की भावयत्री प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में उठाया था, लेकिन भट्टनायक के बाद के आचार्यों ने साधारणीकरण की प्रक्रिया को पाठक के संदर्भ में सोचा समझा और परखा। यानी कि साधारणीकरण पाठक का होता है किस प्रकार। जो भट्टनायक हैं, भट्टनायक ने शब्द की 3 शक्तियाँ मानी हैं, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। ठीक, जब वो अपने भुक्तिवाद को परिभाषित करते हैं, भुक्तिवाद की व्याख्या करते हैं, तो वहाँ 3 शब्द शक्तियाँ मानते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा के दायरे में विभाववादी असाधारण होते हैं, यानी मुख्य रूप से वे असाधारण होते ही हैं। अभिधा के दायरे में विभाव आदि असाधारण होते हैं, यानी मुख्य रूप से वे असाधारण होते ही हैं, पर भाषा के कलात्मक प्रयोग से वे साधारणीकृत हो जाते हैं। यही भावकत्व व्यापार है, यानी भाषा के कलात्मक प्रयोग से जो विभाव आदि हैं असाधारण होते हुए भी साधारणीकृत हो जाते हैं, और यही भावकत्व व्यापार है। यह वह शक्ति है जिसमें, यानी अभिधा वह शक्ति है जिसमें विभाव आदि व्यक्ति संसर्गों से मुक्त होकर उसी रूप में सहृदयों द्वारा गृहीत होती है। ठीक है, जो भावकत्व व्यापार है, वो भावकत्व व्यापार ऐसी शक्ति है जिसमें विभाव आदि व्यक्ति संसर्गों से मुक्त होकर उसी रूप में सहृदयों द्वारा गृहीत होते हैं। भोगीकरण व्यापार या भोजकत्व व्यापार द्वारा सहृदय रस की चवर्णा करता है, यानी रस का अनुभूति करता है, आनंद लेता है। भोगीकरण व्यापार या भुक्ति या भोजकत्व व्यापार जितना सहृदय का होता है उतना ही कवि का भी होता है। भट्टनायक और अभिनवगुप्त के बाद आचार्य शुक्ल ने, ठीक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त के बाद आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से विचार किया। पुरानी काव्य परिपाटी से हटकर वे आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। ध्यान रखेंगे, आचार्य शुक्ल जो हैं आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। शुक्ल का यह मानना है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूरी शक्ति नहीं आती। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूरी शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। शुक्ल जी का ये महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। अब आलम्बनत्व धर्म में 2 बातें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। व्यक्ति का विशेषत्व बना रहता है, किंतु उसमें सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। प्रश्न होता है कि विशेषत्व के परिहार के बिना रसानुभूति कैसे होगी, यानी व्यक्ति में अगर विशेषत्व बना रहेगा तो रसानुभूति कैसे होगी। उनका कहना है, यानी शुक्ल जी का यह कहना है कि पाठक रसानुभूति का अनुभव तब करता है जब वह आश्रय के साथ तादात्म्य में कर लेता है। यानी पाठक रसानुभूति का अनुभव तब करता है जब वह आश्रय के साथ तादात्म्य कर लेता है। रस सिद्धांत में जब हम पढ़ते हैं तो आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, ये अवधारणाएं आती हैं, और कोई भी पाठक काव्य में रसानुभूति का अनुभव तब करता है जब वह आश्रय के साथ तादात्म्य कर लेता है। यह रस की ऊंची दशा है, किंतु वे रस की एक नीची दशा भी मानते हैं। शुक्ल जी रस की एक नीची दशा भी मानते हैं। वह वहाँ होती है जहाँ पाठक शील दृष्टा के रूप में होता है,
यह तब घटित होता है जब किसी भाव की व्यंजना करने वाले पात्र पाठक के अन्य भाव का आलंबन हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण पर क्रोध करने वाले परशुराम के प्रति पाठक के मन में रोष भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी रस की एक ऊंची दशा तो है ही, जिसमें कि हम आश्रय के साथ तादात्म्य में कर लेते हैं, लेकिन रस की एक नीची दशा भी शुक्ल जी मानते हैं। वह तब होती है जब पाठक शील दृष्टा के रूप में हो जाता है, और यह ऐसा तब घटित होता है जब किसी भाव की व्यंजना करने वाले पात्र पाठक के अन्य भाव का आलंबन हो जाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण पर क्रोध करने वाले परशुराम के प्रति पाठक के मन में रोष भाव उत्पन्न हो जाता है। उस पात्र के प्रति कवि का भाव भी वैसा ही रहता है। ऐसे स्थानों पर श्रोता या पाठक कवि के साथ तादात्म्य करता है। यानी एक तो हमने देखा कि कवि श्रोता या पाठक जो है आश्रय के साथ तादात्म्य कर ले, और एक दूसरी अवस्था होती है जब श्रोता या पाठक कवि के साथ तादात्म्य कर लेता है। यदि शुक्ल जी कवि के साथ तादात्म्य की बात करते हैं, जैसा कि नागेंद्र जी ने किया है, तो रस की ऊंची नीची अवस्थाओं का विभाजन नहीं करना पड़ता। यानी हम देखते हैं कि नगेंद्र ने साधारणीकरण किसका माना था? कवि की भावना का साधारणीकरण नगेंद्र ने माना था। ठीक, तो यदि शुक्ल जी कवि के साथ तादात्म्य की बात करते तो रस की ऊंची नीची अवस्थाओं का कोई विभाजन नहीं करना होता। प्रश्न होता है कि क्या आश्रय के साथ तादात्म्य कवि के साथ तादात्म्य से भिन्न है? यानी कि यहाँ पर साधारणीकरण में दो तरह का तादात्म्य आ गया। एक तो कि आश्रय के साथ तादात्म्य हो, दूसरा कि कवि के साथ तादात्म्य हो। तो प्रश्न ये है कि क्या आश्रय के साथ तादात्म्य कवि के साथ तादात्म्य से भिन्न है? वास्तव में आश्रय के साथ तादात्म्य की बात विश्वनाथ ने उठाई है, और कवि के साथ तादात्म्य की बात अनुभव गुप्त ने। यानी शुक्ल जी से पहले भी आश्रय के साथ तादात्म्य की बात किसने उठाई है? आचार्य विश्वनाथ ने। और कवि के साथ तादात्म्य की बात अभिनव गुप्त ने। शुक्ल जी ने इन दोनों को एकत्र कर लिया, और इस तरह से उनमें स्पष्ट अंतर्विरोध दिखाई पड़ने लगा। संभवतः अपनी लोक संग्रह दृष्टि के कारण शुक्ल जी ने आश्रय के साथ तादात्म्य की बात उठाई। शुक्ल जी की दृष्टि कैसी है? लोक संग्रह दृष्टि। तो शुक्ल जी ने आश्रय के साथ तादात्म्य की बात उठाई और उसे ही रस की ऊंची दशा कहा। छायावादी काव्य में कवि व्यक्तित्व की प्रधानता को देखते हुए कवि के साथ श्रोता या पाठक के तादात्म्य को स्वीकार किया गया। यानी छायावादी काव्य में रसानुभूति की जो दशा होती है, साधारणीकरण की दशा होती है, उसमें किसके साथ तादात्म्य स्थापित करने को माना गया? तो छायावादी काव्य में कवि व्यक्तित्व की प्रधानता देखते हुए कवि के साथ श्रोता या पाठक के तादात्म्य को स्वीकार किया गया। और नागेंद्र जी स्पष्टतः छायावादी काव्य चेतना से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने कवि के साथ तादात्म्य की बात उठाकर नवीन काव्योन्मेष किया। तो हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना था और आश्रय के साथ तादात्म्य की बात की थी। वहीं छायावादी चेतना से प्रभावित डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की भावना के साथ तादात्म्य की बात की है। और नंद दुलारे वाजपेयी समस्त काव्य व्यापार का साधारणीकरण मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के विचार हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी समस्त काव्य व्यापार का साधारणीकरण मानते हैं। इसके अंतर्गत काव्य संरचना का पूरा समावेश हो जाता है। अब अज्ञेय ने भी इस पर विचार किया है। तो अज्ञेय ने साधारणीकरण की समस्या को प्रेषणीयता की समस्या कहा है। यानी साधारणीकरण का तात्पर्य उन्होंने प्रेषणीयता से माना है कि काव्य कितना प्रेषणीय है। पहले यह समस्या छायावादी कवियों की कविताओं में दिखाई पड़ी, प्रेषणीयता की समस्या। पर शब्दों पर एकांतिक बल प्रयोगवादी या नई कविता में दिखाई पड़ता है। विज्ञान और तकनीकी के ज़माने में हमारी संवेदना भी उलझनपूर्ण हो गई है। शब्दों में एक प्रकार का अजनबियत दिखाई पड़ने लगा है। कवि की संरचना में ब्रेख्त के शब्दों में एलिनिएटेड इफेक्ट क्रियाशील हो उठा है। अज्ञेय का कहना है कि कवि अनुभव करता है कि भाषा पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। अज्ञेय का ये कहना है कि कवि यह अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। शब्दों के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने का साधन अपर्याप्त है। वह या तो अर्थ कम पाता है या भिन्न पाता है। यानी कि कवि जो अर्थ देना चाहता है, पाठक उससे या तो अर्थ कम पाता है या उससे अलग या भिन्न पाता है। कवि आज भी व्यक्ति सत्य को
व्यापक सत्य बनाना चाहता है, क्योंकि यह उसका उत्तरदायित्व है। साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियाँ अब बदली हैं, लेकिन अगेय ने साधारणीकरण की नई प्रणाली पर प्रकाश नहीं डाला। यानी अगेय यह मानते हैं कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियाँ अब बदल गई हैं, लेकिन साधारणीकरण की नई प्रणाली क्या होगी, अगेय ने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। हालांकि वह मानते हैं कि साधारणीकरण की समस्या क्या है, प्रेषणीयता की समस्या है। ठीक, वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि शब्दों के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ देने का प्रयास कवि कर रहा है, लेकिन करना चाहता है, लेकिन उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने का पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, जो पाठक है वो कवि का जो अभी ध्येय है, यानी कवि का जो अर्थ कवि देना चाहता है, पाठक या तो उससे कम अर्थ प्राप्त कर पा रहा है या उससे भिन्न अर्थ प्राप्त कर पा रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अगेय ने साधारणीकरण की समस्या को प्रेषणीयता की समस्या माना। तो यहाँ हम लोगों ने देखा सबसे पहले भट्टनायक के विचार, अभिनव गुप्त के विचार, इसके बाद हमने देखा आचार्य विश्वनाथ के भी विचार हम लोगों ने देखे। ठीक, अभिनव गुप्त के विचार हम लोगों ने देखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र के विचार और नंद दुलारे वाजपेयी के विचार। ये सब आलोचक हैं जिन्होंने बात किया है साधारणीकरण पर। और संयुक्त रूप से हम इस तथ्य को समझ रहे थे बच्चन सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द से, जहाँ पर इन्होंने साधारणीकरण को समझाने का प्रयास किया है तथा विभिन्न विद्वानों के विचारों को एक साथ सम्मिलित रूप से यहाँ पर रखा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि साधारणीकरण आपको समझ में आ गया होगा और इसमें आए हुए विभिन्न विद्वानों के विचारों को पुनः आप दोहरा लें, क्योंकि वह परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसी प्रकार परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।